और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सदर थाना के पताही की यह घटना, जहां रामकिशोर चौधरी की हत्या से हड़कंप मच गया है। देर रात ठाकुर हाट के पास उन्हें गोली मारी गई। एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, लेकिन इस घटना के पीछे वजह क्या रही, ये अब तक सामने नहीं आ पाया। सदर थाना के पताही की ये घटना मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। देर रात ठाकुर हाट के पास गोली मारी जाती है और इस घटना के पीछे कौन लोग शामिल हैं, हालांकि पुलिस की तरफ से अपनी तहकीकात शुरू की गई है। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या करने के बाद इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और प्रियांक सौरभ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर से। प्रियांक, इस पूरे घटना के पीछे कौन लोग शामिल हैं, वजह क्या होगी, किसी पर परिजनों ने कोई शक शुबा जाहिर किया है? दरअसल अभी तक इस मामले में किसी भी तरह का कोई शक परिजनों ने नहीं जताया है और अभी तक इससे को लेकर कुछ भी पुलिस ने भी खुलासा नहीं किया है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या है। लेकिन यह घटना देर रात की है। अपनी बुलेट से रामकिशोर सिंह जो है वह लौट रहे थे और ठाकुर हाट के पास जब वो वहां पर पहुंचे थे, तभी बेखौफ बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि 2 गोली उनके पेट से ऊपर सीने के नजदीक लगी हुई है और उनकी मौत हो जाती है कुछ दूर जाने के बाद, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आनंद थाना पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। फिलहाल तफ्तीश में जुट गई है और परिजन भी अभी तक इस मामले में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई और कौन इसके पीछे है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। और बांका से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फुल्ली डूमर सीओ पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें कि सीओ मनोज कुमार पर जानलेवा हमला किया गया है। केसर थाना क्षेत्र के घियाई गांव में ये हादसा हुआ। जमीन विवाद को लेकर के ये वजह बताई जा रही है। जानलेवा हमला करने की जो वजह है वो जमीन विवाद है। निरीक्षण के दौरान यह हमला किया गया। हमले में सीओ की सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ पुलिस कर रही है आगे की। तो आपको बड़ी खबर बांका से बता रहे हैं, जमीन विवाद वाले जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। हमले में सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के 3 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो पटना में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को एक बड़ी और खुली चुनौती दी। पिस्टल की नोक पर 1 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 6 से 7 हथियारबंद अपराधियों ने रियल एस्टेट के ऑफिस में धावा बोलकर 1 करोड़ रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी नवादा की तरफ भाग निकले हैं। बताया जा रहा है कि रूपसपुर के रहने वाले 2 शख्स जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी रकम लेकर पहुंचे हुए थे और तभी अपराधियों ने धावा बोला और पिस्टल की नोक पर पैसे लूटे और फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस को यह शक भी है कि इस वारदात में जमीन के दलाल की भूमिका हो सकती है और इसी को संदिग्ध मानते हुए इस एंगल पर भी जांच जारी है। फिलहाल इलाके में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इस लूट की वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल जरूर है। तो पटना में हुई इस लूट ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि राजधानी में खाकी का इकबाल क्या खत्म हो चुका है? करीब 1 करोड़ की लूट की इस घटना के बाद सवाल ये कि बार बार लूट की वारदात कैसे राजधानी में ही अपराधी अंजाम दे देते हैं और ऐसे में इनमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, ये बड़ा सवाल। एक प्राइवेट ऑफिस में 6 से 7 अपराधी कर्मियों को द्वारा पिस्टल का बाय दिखाकर डकैती कर लिया गया है। इसमें लिखित आवेदन के अनुसार 1 करोड़ का नगद डकैती किए गए हैं। तो वहीं पटना में 1 करोड़ की लूट की वारदात के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। लूट की इस बड़ी घटना के बाद आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी का ये कहना है कि लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, तो बीजेपी ने यह कहा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, पटना में अब इसे लेकर के
सियासत तेज हो गई है। लोगों की सुरक्षा पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजेडी ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे, क्योंकि लगातार जो अपराधी हैं वो बेखौफ होते जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार तेजस्वी यादव सरकार पर हमला बोलते नजर आते हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये कहते हैं और नीतीश सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम है और अपराधियों में खौफ है, लेकिन दूसरी तरफ घटनाएं ये बताती हैं कि अपराधियों में खौफ अब खत्म हो चुका है। पटना राजधानी पौष इलाका कंकड़बाग 1 करोड़ की सीधे लूट होती है। आप जानते हैं कि आरा में 25 करोड़, तो 25 करोड़ की लूट हुई ज्वेलरी दुकान में, आज 1 करोड़ कंकड़बाग में हुई। मानो कि अपराधी बेलगाम है और इस कदर बेलगाम है कि आम आदमी की जान माल की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। कहीं भी किसी तरह की घटना होती है, पुलिसिया कार्रवाई अधिकतम 24 घंटे के अंदर देखने को मिलती है। आरा में ही देखिए 1 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर दिया गया। पटना में जो आज लूट कांड हुआ, पुलिस सक्षम है बिहार की, पटना की, तुरंत कार्रवाई करने के लिए। बहुत जल्द कार्रवाई सुनने को मिलेगी। अपराधी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की साजिश हो रही है? क्योंकि एक नहीं कई नेता, मंत्री और सांसदों ने बिहार में अचानक से आपराधिक घटना बढ़ने के पीछे विपक्ष का हाथ होने का आरोप लगाया है, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया। लार्जर चीज ये है कि ये दोनों केस जो है अररिया और मुंगेर में, कौन लोग इसके पीछे थे, किस पार्टी के समर्थक, ये भी तो जानकारी लेनी चाहिए। कहां से इतना हिम्मत आ गया कि पुलिस पर अटैक करने का? जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि कहीं बिहार में ताबड़तोड़ क्राइम किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, इसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है। बिहार के माहौल को खराब करने के पीछे किसी राजनीतिक दल के समर्थकों का तो हाथ नहीं। नॉर्मली पुलिस पर अटैक करना नॉर्मली कम देखा गया है, ये चीज बहुत रेयर चीज में, लेकिन ये जांच का विषय है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जरूर जांच में देखना चाहिए कि वो लोग कोई मोटिव से, कोई एजेंडा से तो नहीं कर रहे थे, किसी के समर्थक तो नहीं है, माहौल तो नहीं खराब कर रहे थे। ये भी एक जांच का विषय है, जो कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे पता करना चाहिए। संजय झा के पहले बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी सीधे सीधे विपक्ष पर अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो, अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है, साथ ही आरोपों पर जवाब भी दिया है। बिहार में अपराधियों का बहार है, क्योंकि यहाँ सत्ता के द्वारा जो है संरक्षक जो है दिया जा रहा है अपराधियों को। तेजस्वी यादव के आरोप पर जेडीयू एमएलए नीरज कुमार ने न सिर्फ पलटवार किया, बल्कि उन्हें बहस की चुनौती भी दी। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, तेजस्वी यादव जी, अपराध पर बहस कर लीजिए, लेकिन राजनीति में खौफ में आप ज्यादा रहिए। बिहार की जनता खौफ ज्यादा नहीं है, और कानून व्यवस्था के सवाल पर हमारा नजरिया साफ है। हम जाति और धर्म के आधार पर नहीं, अपराध करोगे जेल जाओगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब अगली खबर आरा से है, जहां शराब पीने के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक अजय चौधरी के घर के पास कुछ युवक बैठकर शराब पी रहे थे, जिसका विरोध मृतक ने किया और इसी पर शराबियों ने अजय चौधरी की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है।
और मुजफ्फरपुर के अय्यापुर इलाके में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हवाई फायरिंग का भी आरोप लगाया है। मारपीट में घायल युवकों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। आपको बता दें कि मारपीट की घटना में जख्मी युवक ने ये बताया कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तभी 25 से 30 की संख्या में वहां युवक पहुंचे और 13 वर्षीय युवक को जबरन वहां से ले जाने लगे, जिसका इन लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद मारपीट की ये इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच में जुट गई है। छोटे बच्चे को ले जाने लगे हैं वहाँ से, तो जब लेकर जा रहे थे तो हम लोग वहाँ पे ये आगे बढ़ाया और बोला है कि नहीं, आप नहीं लेकर जाइए भैया, क्या हुआ है, माफ़ कर दीजिए, छोटा भाई है। इसी पे हाथ चलाने लगा है, इस पे पिस्टल निकाला है और पिस्टल के बट से सर पे मारा है, वार किया है और उसके बाद एयर फायरिंग किया है, फायरिंग भी किया है। खबर बगहा से, जहां पर झाड़ फूक के नाम पर धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये वीडियो पिपरासी के भरपटिया चनकुहा गांव का है, जहां लोगों का झाड़ फूक किया जा रहा है। लोग विचित्र सी हरकतें करते हुए आपको इन तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे। और परेशानी लज्जित हो रहा है आपका, और दुख लज्जित हो रही है, आपकी परेशानी कम हो रही है, आपकी परेशानी कम हो रही है। तो देखिए, गांव के ही एक शख्स पर झाड़ फूक की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल करने का आरोप लगाया गया है। 1 महीने से गांव में ये इस तरीके की तस्वीरें जो है सामने आती हैं, जिसका भंडाफोड़ ग्रामीणों ने किया और गांव के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी शख्स घर छोड़कर फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि सुदूर इलाके में ईसाई मिशनरियों के द्वारा झाड़ फूक के और दवा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आ रही हैं। आपकी परेशानी कम हो रही है, आपकी दुख कम हो रहा है। और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि धर्मांतरण का खुला खेल आखिर चल कैसे रहा है। झाड़ फूक के नाम पर धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है, तो प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? इनमें शामिल आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी? धर्मांतरण का ये खेल कब तक चलता रहेगा? क्योंकि इलाज के नाम पर ये खेल खेला जाता है, तो इस पर रोक कब लगेगी? प्रशासन को साजिश का पता आखिर क्यों नहीं लगता? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भितहा प्रखंड के भगवानपुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षिका का अपनी छोटी बहन के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी करने का गंभीर आरोप लगा है। और ये शिक्षिका 2006 से सेवा में थी और अब 19 साल बाद ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। और खुलासा तब हुआ जब शिक्षिका की छोटी बहन ने आरोप लगाया कि वो असली अनीता गुप्ता है, लेकिन उसकी बड़ी बहन मुन्नी गुप्ता ने उसके प्रमाण पत्रों का गलत इस्तेमाल कर शिक्षक की नौकरी हासिल की है। छोटी बहन ने अपने दावे के समर्थन में कई दस्तावेज पेश किए हैं और इसमें पारिवारिक सूची, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड शामिल है। शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अधिकारियों के भी होश उड़ गए। अधिकारियों की टीम ने स्कूल पहुंचकर शिक्षिका से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। मेरा नाम अनीता गुप्ता है। अच्छा, घर कहाँ है राहुल? घर सेमरा हरदोई पोस्ट कटिया, जिला कुशीनगर। आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? मैं आई हूँ, जैसे मेरे मार्कशीट पे भितहा प्रखंड पे आप किस काम के लिए आए हैं? आई हूँ जैसे मैं एप्लीकेशन देने, जैसे मेरी बड़ी जो सिस्टर है ना, मेरे मार्कशीट मांगी। क्या नाम है आपकी बड़ी सिस्टर का? कुमारी मुन्नी गुप्ता। मार्कशीट मांगी मेरा नौकरी लगाने के लिए। अच्छा। मेरे नौकरी लगा ही नहीं सकी। एक मिनट, मुन्नी गुप्ता कहाँ पढ़ा रही है इसमें? भगवानपुर प्रखंड है। तो उनका तो नाम अनीता गुप्ता है। जी नहीं, बताती हैं कि अनीता गुप्ता है वो। उनका रियल नाम मुन्नी गुप्ता। अच्छा। मेरा नाम अनीता गुप्ता। क्या आप मुन्नी देवी हैं? नहीं सर, मैं वास्तविक नाम मेरा अनीता गुप्ता है। फिर आपको मुन्नी के रूप से बताया जा रहा है, तो फर्जी आरोप हम पर लग रहा है।
हम पे आरोप गलत लग रहा है। कितना दिन से नौकरी कर रही हैं आप? 2006 से कर रहे हैं। तो कहाँ से इंटर मैट्रिक पास किए थे? एथी से कटकुनिया से। तो आपका तो सर्टिफिकेट लगाया गया है, मुन्नी देवी का, वो बताया मैट्रिक फेल है। ना सर जी, ये सब गलत है। जो कानूनी प्रक्रिया है हम बीओ साहब से चर्चा करेंगे और ये वेतन अभी बंद रहेगा। जो भी नियमानुसार जो होगा वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो क्या आरोप लगाया गया है सर पूरे मामले में? वो एक अनीता कुमारी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि संबंधित शिक्षिका उनके सर्टिफिकेट पे जॉब कर रही है। बिहार में शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा के कई बड़े खुलासे होते रहे हैं, लेकिन ताज़ा मामला पश्चिम चंपारण के इस विद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां मुन्नी देवी अनीता बनकर 19 सालों से सरकारी शिक्षक की नौकरी कर रही है और शिक्षा विभाग के तमाम प्रमाण पत्रों की जांच के दावे खोखला साबित हो रहे हैं। आज जब अनीता खुद को सामने आई है और मुन्नी देवी के सर्टिफिकेट को फर्जी बताया है, तो पूरे मामले में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा प्रशासनिक अमला 19 साल से नौकरी कर रही इस फर्जी शिक्षिका के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, भितहा, पश्चिम चंपारण। और बड़ी खबर नवादा से, जहां शहर के वीआईपी कॉलोनी के पास एक ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से एक बड़ा हादसा हो गया। चिंगारी गिरने से गाड़ी में आग लग जाती। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया और इस गाड़ी पर जिस पर सामान लोड था उसी पर ये चिंगारी गिरती है और उसके बाद आग के गोले में ये गाड़ी ही तब्दील हो गई। और अब खबर भोजपुर जिले से है। भोजपुर जिले के गिधा गांव में एक घर में आग लग गई। आग में झुलसकर एक बुजुर्ग गाय और बकरियों की मौत हो गई। घर में रखा सारा सामान भी जल गया। मृतक दुधनाथ पासवान मजदूरी करते थे। रात को खाना खाकर झोपड़ी में सो रहे थे, तभी आग लगी और झोपड़ी के साथ साथ दुधनाथ पासवान गाय और बकरियां भी जल गई। तो आरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां गिधा गांव में एक घर में आग लगी और आग लगने से बुजुर्ग की, गाय की और उसके साथ ही उनकी जो मवेशी थे, बकरियां थी, उसकी भी मौत हो गई। अगली खबर गया से, जहां पर महाबोधि मंदिर के परिसर में स्थित पंच महादेव से धार्मिक पुस्तक उठाकर भागने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने धार्मिक पुस्तक उठाकर भाग रहे 2 युवकों को पकड़ लिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से महाबोधि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी यूपी के भदोही के बताए जाते हैं। दोनों मंदिर परिसर में घूमने के लिए पहुंचे थे। मोतिहारी के सुगौली में अवैध नर्सिंग होम और फर्जी डॉक्टर के साथ साथ फर्जी डिग्री वाले क्लिनिक को पुलिस ने सील कर दिया। आपको बता दें कि सुगौली प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में 8 अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम की जांच करते हुए सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि इलाके में फर्जी तरीके से नर्सिंग होम चलाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर कार्रवाई की गई और सभी फर्जी नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखा देंगे हम। एफआईआर कब कर रहे हैं आप? किस पर एफआईआर करें? जितना लोग का सील कर रहे हैं उस पर एफआईआर कब कर रहे हैं? उसको कैसे सील कर दीजिएगा? आप एफआईआर कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन लेकर के वह खुद अपने चला रहा है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन होता है तो लेकिन क्लिनिक चलाने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ता है। जो रजिस्ट्रेशन जिसके पास होगा उसका नहीं होगा, एफआईआर उस पर नहीं होगा। यहाँ जो सुगौली में जो दबंग है उसका क्लिनिक चलेगा, जो दबंग नहीं है उसका क्लिनिक नहीं चलेगा। यहाँ दूसरे किसी के डॉक्टर के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराकर 2021 में इंटर लोग कर रहा है और 2018 से डॉक्टर एमडी लिखकर बैठ रहा है लोग। उनके लिए कोई रूल नहीं है। सरकारी डॉक्टर यहाँ के उसमें सहयोग करके उस क्लिनिक को चला रहे हैं। उनका ऑथराइज है, 24 घंटा उनका ड्यूटी कहाँ है, वो कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं।
बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बिना नाम लिए जेठू विधायक गोपाल मंडल पर निशाना साधा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीजीपी अश्लीलता पर मुखर होकर बोले। डीजीपी ने कहा कि कहीं डांस हो रहा है और कहीं जाकर महिला के गाल में नोट सटा रहे हैं। ये कितनी भद्दी चीज है, खासकर जब ये काम जनप्रतिनिधि की तरफ से किया जा रहा हो। डीजीपी ने कहा कि ऐसे लोगों का वहां पर खुलकर प्रतिरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि 55 साल की उम्र में जो नाच देख रहे हैं उनके बच्चे बलात्कारी होंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता में कोई भय ही नहीं होगा। डीजीपी ने यह भी कहा कि हर रोज उन्हें कहीं ना कहीं से फोन पहुंचता है, आता है कि हमें डांस के लिए बुलाया गया था और अब जबरदस्ती की जा रही है, हमारा रेस्क्यू करवाइए। आगे चल के उनके मानसिकता में कोई भय नहीं रहेगा कि हमारे हो रहा है और कोई महिला के गाल पे जाकर के नोट साट रहा है। कितनी कितनी भद्दी चीज है। और खासकर जब इस तरह के लोग हैं जो समाज में अच्छे माने जाते हैं, पब्लिक जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, और समाज के अंदर जिनका है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चढ़ते हैं, ठेकेदार हैं और फलाना है और इस तरह का नाच करते हैं, उनको तो वहाँ पे भयंकर प्रतिरोध होना चाहिए और उनकी भविष्य में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि फिर वो इस तरह के नर्तकियों का नाच करा सकें। तो ये सब जो समाज के अंदर है वो तभी आएगा जब आप जागरूक होंगी और आपको इन सभी गलत चीजों को प्रतिकार करने की आत्मशक्ति रहेगी, इच्छा शक्ति रहेगी। अब जो इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो नाच खुद देख रहे हैं बुढ़ापे में, तो उनके बच्चे भी वही सब करेंगे, वो बलात्कार करेंगे। यदि वो बुढ़ापे में 55 साल में नाच देख रहे हैं तो उनके बच्चे वो बलात्कार करेंगे, वो बलात्कारी होंगे आगे चल करके। उनके मानसिकता में कोई भय नहीं रहेगा कि हमारे बाबूजी डांस देख रहे हैं तो हम तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी मैं रात में फोन उठा लेता हूँ, दिन में बहुत व्यस्तता रहती है। अब अभी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं था, नॉट एबल टू पिक माई फोन। लेकिन जब शाम में घर जाते हैं 8 बजे, उसके बाद से 8 से 12-1 बजे तक थोड़ा लेट सोते हैं तो फोन उठा लेते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।